नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 9 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके बताएंगे दोस्तों। देश भर में मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुहर्रम में जम्मू कश्मीर में जमकर लाठीचार्ज हुआ है और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। श्रीनगर मुहर्रम में कई जगहों पर कई इलाकों में पाबंदियाँ कर दिया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, जहाँ रूस और भारत के बीच बड़ी डील। रूस अब भारत को देगा बॉम्बर एयरक्राफ्ट। जी हाँ, TU-160 ब्लैक जैक की खासियत सुन, बड़े बड़े देशों के हालत ख़राब हैं। तीसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें, उत्तराखंड और चीन से सटे इलाके में 13,000 फीट की ऊंचाई पे ITBP के जवानों ने घुसकर फहराया तिरंगा, चाइना के हुए होश फाख्ता। इस बीच अगली अपडेट, भारत से नाराज ड्रैगन। चीनी जहाज के श्रीलंका में रुकने को लेकर इंडिया के विरोध को पचा नहीं पा रहा, दिया बड़ा बयान, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच ताइवान पर दबाव बढ़ाने में जुटा ड्रैगन। चीनी सेना ने द्वीप के पास शुरू किया नया सैन्य अभ्यास, तो ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें के करके विस्तार से बताएंगे। जहां वर्ल्ड बैंक IMF के द्वारा पहुंची बांग्लादेश सरकार, मुल्क में बड़े आर्थिक संकट की भी आज वो हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें के करके विस्तार से बताएंगे। जहां पिछले 4 सालों में भारतीय एयरपोर्ट के आसपास दिखे 19 ड्रोन। ये ड्रोन या UFO आखिर हैं क्या, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, रूस अब भारत को देगा बॉम्बर एयरक्राफ्ट। जानिए क्या है आखिर 160 ब्लैक जैक की खासियत। दरअसल भारत और रूस के बीच दोस्ती काफ़ी पुरानी है। भारतीय सेनाओं के पास अधिकतर हथियार रूसी हैं, मतलब ऐसे हथियार हैं जो रूस में बने होते हैं। और ये बात यह है कि बीते कुछ वर्षों में रूस से रक्षा आयात में गिरावट आई है। वहीं इस खबर यह है कि भारत को रूस से बॉम्बर एयरक्राफ्ट मिल सकता है। डिफेंस मामलों के जानकार वरुण कार्तिकेयन ने भारत कनार्ड नाम के डिफेंस एनालिस्ट के हवाले से ये बात की जानकारी दी गई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत रूस से TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर ले सकता है। भारत TU-160 से परमाणु वितरण के लिए एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन विकसित करेगा। आपको बता दें, भारत के पास खुद का बॉम्बर नहीं है। बॉम्बर वो एयरक्राफ्ट जो लंबी दूर की यात्रा कर दुश्मन के इलाकों में बम गिराकर वापस चला आता है, उसे कहते हैं बॉम्बर। और यही कारण है कि भारत अब अपने सिस्टम को, अपनी वायुसेना को और अपग्रेड कर रहा है। और उसी बीच भारत रूस से जो है ये बॉम्बर खरीदने की बात कर रहा है। वैसे TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को वाइट स्वान भी कहा जाता है। ये एक सुपरसोनिक बैलिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर है, जिसका डिज़ाइन 1970 में सोवियत संघ के तुपोतोल डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया है। 1987 में ये लगातार रूसी एयर स्पेस फोर्स में तैनात है। TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर 40,000 फीट की ऊंचाइयों पर अधिकतम 22-20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और ये एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, मगर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया जाता है। ये विमान 177 फीट लंबा है। इसका विंग सैप 182 फीट है। वैसे अब आपको हम बता देते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ मारक क्षमता है। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति से बढ़ाकर 73 किलोमीटर किया जा सकता है। ये अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। आसमान में ऊपर चढ़ने की गति इसकी 14,000 प्रति फीट मिनट है। और आपको बता दें, एक समय में ये 1 सेकंड में 1 किलोमीटर तक बंजर कर सकता है। ऐसे में हर सेकंड यानी 1 मिनट में ये 50 किलोमीटर तक बंजर कर सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आज देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए कई इलाकों में लगाई गई पाबंदियाँ। उत्तर प्रदेश में भी चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात। ATS की निगरानी उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात। श्रीनगर, आपको बता दें, श्रीनगर में अधिकारियों ने सिया समुदाय के लोगों को मुहर्रम का जुलूस निकालने से रोकने के लिए कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया है कि श्रीनगर शहर के स्थित इलाकों में लोगों की आवाजाही तथा उनके एकत्रित होने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने बताया है कि मुहर्रम के 8वें दिन कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पाबंदियाँ लगाई गई हैं। मुहर्रम 10 दिन तक मनाया जाने वाला शौक है। अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जिन इलाके में पाबंदियाँ लगाई गई हैं वहाँ दुकानें तथा
अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है, जबकि सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद हैं। अन्य बताया है कि जिला प्रशासन एवं कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ मार्गों पर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने देने का फैसला किया हुआ है। उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ मार्ग पर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने देने का फैसला लिया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। हर घर तिरंगा उत्तराखंड में आपको बता दें 13,000 फीट की ऊंचाइयों पर ITBP जवानों ने फहराया तिरंगा। देश में भी किया, देश से भी किया आग्रह, चाइना देखते ही तिल मिला गया है। दरअसल आपको बता दें देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलब्ध में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जी हाँ, अगर आपसे पूछे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताइएगा कि देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी देश की आज़ादी को जो है वो 2022 में 75 साल हो जाएंगे। साथ में हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया जा रहा है और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने उत्तराखंड में चीन से सटे इलाके में घुस करके लगभग 13,000 फीट की ऊंचाइयों पर एक घनघनाता, फहराता, लहराता शान से ITBP ने तिरंगा फहरा दिया है और चाइना को एक तरीके से कड़ा और करारा मैसेज दे दिया, तिरंगा आन है, तिरंगा मान है, तिरंगा स्वाभिमान है। इसके लिए चाइना तो क्या पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे हिंदुस्तान की आर्मी। एक और अपडेट, ताइवान पर दबाव बढ़ाने में जुटा ड्रैगन। चीनी सेना ने द्वीप के पास फिर शुरू किया नया सैन्य अभ्यास। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अमेरिकी राजनयिक नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ड्रैगन चिढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जो पूर्व में 7 अगस्त को खत्म होना था, लेकिन चीन ने अब ताइवान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत चीन ने ताइवान द्वीप के पास नए सैन्य अभ्यास की घोषणा की गई है। असल में ताइवान के आसपास सोमवार को अपने सैन्य अभ्यास का विस्तार किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा में ताइवान यात्रा से आग बबूला हुए चीन ने ये ड्रिल शुरू किया है, जो 7 अगस्त को खत्म होना था। चीन का दावा है कि ये द्वीप यानी ताइवान उसका हिस्सा है। चीनी मीडिया के मुताबिक ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए चीन अब उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। चीनी आर्मी ने अपनी इस ड्रिल को रियल ऑपरेशन के लिए रिहर्सल करार दिया है। एक और अपडेट निकल के आ रही, वर्ल्ड बैंक IMF के द्वार पहुंची बांग्लादेश सरकार, मुल्क में बड़े आर्थिक संकट की आहट। दरअसल श्रीलंका के बाद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ आर्थिक संकट की आहट है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ईंधन की कीमतों में 51% की बढ़ोतरी कर इसका संकेत दे दिया है। वहीं आपको बता दें यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में देश पर कुल 13,000 करोड़ रुपए डॉलर से अधिक का कर्ज था। रिपोर्ट्स की माने तो बीते 3 वर्षों में हर साल 1645 करोड़ डॉलर का कर्ज सरकार पर जो है वो बढ़ा हुआ है। पहले से कर्ज में डूबी बांग्लादेश सरकार ने आर्थिक मदद के लिए विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का दरवाज़ा खटखटाया हुआ है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, रूसी हमले में तहस नहस हुआ यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, बड़ा खतरा बढ़ा। रूस यूक्रेन युद्ध की बड़ी अपडेट। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार अभी भी जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का प्रमुख कहना है कि ज़ैपोरिजिया स्थित यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूसी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है। IAEA के महानिदेशक ने शुक्रवार को परिसर में हुई गोलीबारी के बाद इसकी स्थिति के बारे में चेतावनी जारी कर दी हुई है। राफेल मारियानो ग्रोसी ने एक बयान में कहा है कि मैं यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कल की गई गोलीबारी से बेहद चिंतित हूं और ये एक परमाणु आपदा के वास्तविक जोखिम को रेखांकित करता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें पिछले 4 सालों में भारतीय एयरपोर्ट के आसपास देखे 19 ड्रोन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री BK सिंह सोमवार को कहा है कि 2019 में अब तक भारतीय एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन या अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं UFO के उड़ने की 19 घटनाएं हुई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार 2019 में देश भर के एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन या UFO के मामले की संख्या 11 थी। उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि उन्होंने कहा कि 2020 में भारतीय एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन या UFO को कोई घटना नहीं हुई है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें
चीन की घुड़की बेअसर कूड़ेदान में डाल दी थी जिनपिंग की चिट्ठी। ताइवान के राष्ट्रपति को नहीं है ड्रैगन का कोई डर। जी हाँ, दरअसल ऐसी महिला जिसने दुनिया के शक्तिशाली देश चीन की नींद उड़ा रखी है। और यहाँ जिक्र हो रहा है ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति सुई इंग बेन की, जिन्होंने चीनी राष्ट्रपति के पत्र को कूड़ेदान में डाल दिया था। आपको बता दें अगली अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप नंबर पर कहा बम से उड़ा देंगे इस टकले को। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम यूपी 112 व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी गई है। जिस नंबर से धमकी दी गई है असल में वो नंबर शाहिद खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। धमकी के बाद पुलिस ने आनंद फानंद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जान की धमकी 2 अगस्त को दी गई थी, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अब इस मामले में पुलिस, साइबर और सर्विलांस की टीम जांच में जुट गई है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। आरोपी निरीक्षक सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी ने मीडिया को बताया है कि 2 अगस्त की शाम को ऑपरेशन कमांडर के मुताबिक वो ऑफिस में थे। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी ने मीडिया को बताया है कि 2 अगस्त की शाम को ऑपरेशन कमांडर के मुताबिक वो ऑफिस में थे। इसी बीच यूपी 112 हेल्पलाइन नंबर के सोशल मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर ये धमकी दे दी गई थी। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें श्रीलंका पर बेमतलब का दबाव डाला जा रहा है। भारत के इस कदम पर भड़का चीन। तो श्रीलंका के एक खास जहाज़ की डॉकिंग को लेकर भारत के विरोध के बाद चीन भड़क गया है। चीन को कहना है कि आप बेमतलब को ही श्रीलंका को परेशान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। श्रीलंका को पूरी तरीके से चाइना भारत की कूटनीति के बाद अब चाइना तिल मिलाया हुआ है। रियलिटी यही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आईएसआई के सक्रिय सदस्य मोहसिन को 16 अगस्त तक एनआईए की कस्टडी। 6 राज्यों में छापेमारी में मिला था उसका सुराग। दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के बाटला हाउस से 6 अगस्त को आतंकी संगठन आईएसआई के सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को पकड़ा था। जामिया मिलिया इस्लामिया से बीटेक कर रहा मोहसिन पढ़ाई की आड़ में देश के अंदर आईएसआई का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोपेगेंडा चला रहा था। उसे एनआईए ने सोमवार को दूसरी बार अदालत के सामने पेश किया है। एनआईए ने मोहसिन अहमद की रिमांड को लेकर अदालत के समक्ष किए गए सबूत और तर्क पेश किए हैं। जैसे सहमत होते हुए अदालत ने मोहसिन को अब 16 अगस्त तक एनआईए की रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले अदालत ने मोहसिन की 1 दिन की रिमांड भी दी है। एनआईए ने आईएसआई के सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद तक पहुंचने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। असल में एनआईए देश के 6 राज्यों में छापेमारी के बाद मोहसिन अहमद तक पहुंचने में सफल रही है। इस कहानी को विस्तार समझने के लिए पटकथा सोशल मीडिया से ही शुरू होती है। एनआईए की सोशल मीडिया सेल ने बीते महीने सोशल मीडिया के कुछ साइटों पर देखा कि देश का माहौल ख़राब करने और आतंक फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसी आधार को बनाते हुए एनआईए ने 25 जून को खुद से संज्ञान लेकर आईपीसी की धारा 153, 198 के तहत कई मामला यूएपीए के तहत दर्ज कर लिया गया है। तो सोशल मीडिया में भी अब उन जिहादियों की खैर नहीं जो लगातार माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अगले एक और अपडेट, चीन ने तैयार किया सैन्य अभ्यास का ऐलान। अब ताइवान की चारों तरफ पनडुब्बी रोधी समुद्री हमले। ताइवान पर भड़के चीन ने वहां अपनी गतिविधि तेज कर दी है। इसी कड़ी में चीन की सेना ने सोमवार को ताइवान के आसपास समुद्र और हवाई क्षेत्र में नए सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। चीन ईस्टर्न कमांड की तरफ से संकेत दिया गया है कि पनडुब्बी रोधी समुद्री हमले के अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त अभ्यास की शुरुआत किया जाएगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग अगली भी निकल के आ रही है, जहां महाराष्ट्र में असंभावित चेहरे बीजेपी संजय गुट के नेता बनेंगे मंत्री। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में आज कैबिनेट का विस्तार होगा। जिनमें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना गुट के लोग बड़े पैमाने पर जो है वो मंत्री परिषद में शामिल होने जा रहे हैं। संभवतः माना जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें ओडिशा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का हुआ भव्य स्वागत। तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। राष्ट्र ध्वज को लेकर लोगों में बढ़ाई जागरूकता। दोस्तों, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आज़ादी को अमृत महोत्सव के तहत चलाया जा रहा है। केंद्र ने दोनों से अपील की है कि वो
13 से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों के राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। सरकार की इस अभियान को उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना है। राष्ट्र ध्वज के प्रति उनके भीतर जागरूकता बढ़ाना है। हर घर तिरंगा अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा में तिरंगा यात्रा निकाली हुई है। तो ये एक तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल कर गृह मंत्री अमित शाह ने अलग जगाया है। अगले एक और अपडेट, बिहार में जो है वो जा सकती है आरजेडी के 18 एमएलए की सदस्यता। जी हाँ, बिगड़ सकता है जो है नीतीश का खेल। दोस्तों ऐसे भी क्लियर हो गया है, नीतीश कुमार लगभग अब पलटी मारने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें, सृजन घोटाले में ईडी उनकी फाइल भी खोलने वाली है। ये भी हम आपको बता दें। तो ईडी तो उनकी फाइल खोलेगी ही, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, आरजेडी के ही जो तीरंदाज लोग हैं अब उनकी भी कुंडली खुलने वाली है। जी हाँ, आप सोच रहे हो कैसे? 18 के करीब लगभग विधायक उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में सरकार बनाने तो छोड़, पहले अपने विधायकों की सदस्यता तेजस्वी बचाएं। गृह मंत्री का सपना जो देख रहे हैं वो उन पर बढ़ा पाएंगे। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए